हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की रिवीजन क्लास 6 लेकर आ चुकी हूं। तो ये हमारी 6 क्लासेस से पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी योजना में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है तो ये ताप्ती नदी ज्वारनद मुख बनाती है, तो इसे तापी नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, ताप्ती, तापी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खुला बाजार परिचालन है। खुला बाजार परिचालन है केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित होती है? कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में सीधे उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है, तो ये होता है सोना और चांदी। ठीक है ना, सोना और चांदी प्रभावित होते हैं इससे, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों से। नेक्स्ट है, सीमा पार प्रदूषण या अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? प्रदूषण और अम्लीय वर्षा तो ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर तो यह है आयकर यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है। अब बात करें मौलिक अधिकार को, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार पहले तो भाग 3 में है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये USA से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब शुरू की गई थी? दांडी मार्च तो ये शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू की गई थी और यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक चली। ठीक है, दांडी तक चली 240 मील और यह कितने दिन तक चली? तो 24 दिन चले। इसमें सभी लोग 24 दिन तक चले थे। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक चली और 240 मील और ये 24 दिन तक चले। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से तो यह है तापी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी ये ताप्ती नदी है। ओके, नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी तो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, लेट्स किल गांधी पुस्तक की लेखक है? तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं तुषार गांधी ने और नाथूराम गोडसे ने गांधी की मृत्यु की थी। ठीक है ना, गोली मारकर हत्या की थी। गांधी की मृत्यु की गोली मारकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो भारत में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी, यानी कि ये तीनों हैंगी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की बात कर लें तो ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और इसे यरलुंग तशंगपो, ठीक है, इसे यरलुंग तशंगपो कहते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश पे क्या कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, 1946 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला, तो ये कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। अब हम यहाँ पे बात कर लें तो कुछ आईएनसी अध्यक्ष जो पहले थे, आईएनसी अध्यक्ष, तो सबसे पहला, फिर उसके बाद पहला पारसी, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर विदेशी, फिर बात करते विदेश के बाद महिला, फिर भारतीय महिला, और फिर बात करते सबसे यंगेस्ट, यानी कि कम उम्र के। ठीक है, तो सबसे पहले थे भारतीय, ये थे बोमेश चंद्र बैनर्जी, बोमेश चंद्र बैनर्जी, ये थे 1885 में। ठीक है, फिर बात करते हैं पहले पारसी, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, 1886 में। ठीक है, फिर पहले मुस्लिम, तो पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। ठीक है, फिर पहले विदेशी थे तो ये थे जॉर्ज यूल, ये थे 1888 में। फिर पहली महिला तो ये थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये कब थी? तो ये थी 1917 में। फिर पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, तो ये थी 1925 में। और सबसे यंगेस्ट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये थे 1923 में, अबुल कलाम आज़ाद 1923 में थे। और सबसे लंबे समय तक, तो सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, 1940 से 1945 तक। ठीक है ना, चलो बात करें थी किस अधिवेशन में, तो बोमेश चंद्र बैनर्जी थे बम्बई अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी तो ये थे कलकत्ता अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयब जी तो ये थे मद्रास सेशन में, ये थे बम्बई सेशन में, ये कलकत्ता सेशन में, ये मद्रास सेशन में। ठीक है ना, जॉर्ज यूल थे तो
तो ये थे इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, फिर बात करते एनी बेसेंट, तो ये थी कलकत्ता। सरोजनी नायडू कानपुर में। फिर ठीक है, अब्दुल कलाम, तो ये थे दिल्ली। और फिर बात करते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, भारत की संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है मांडवी नदी पर अवस्थित। ओके, नेक्स्ट है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ये यूएसए से ली गई। ठीक है ना, यूएस से हमें मौलिक अधिकार भी लिए हैं, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो ये किस अनुच्छेद के? तो ये अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश यूनाइटेड किंगडम की सांसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुलझाने के लिए किया गया था। तो ये हुआ था साइमन आयोग या साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान या इंदिरा का संविधान? इंदिरा का संविधान। तो ये किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को? तो ये किया जाता है 12 सदस्यों को नामित। ओके, नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो यह है सेवा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से उसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे सामूहिक रूप में जाना जाता है राजकोषीय नीति। ठीक है ना, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द रनिंग डाउन या किस्तों में ऋण चुकाने को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द? तो ये करता है ऋण परिशोधन। रनिंग डाउन या किस्तों में ऋण चुकाने को संदर्भित करता है। ठीक है ना, ऋण परिशोधन। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC का, तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
यानी कि आंसर सी। ओके, नेक्स्ट है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंकिंग दर का निर्धारण। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता? ये सोने को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन डैश में स्थित है। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आंसर डी इसका। नेक्स्ट है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो ये लक्षद्वीप है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है और ये भारत के साथ करता है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो महाराष्ट्र और डैश राज्य के बीच स्थित है। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा तो ये स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पिगोवियन टैक्स के रूप में तो ये किया जाता है कार्बन टैक्स को। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।